एक बार स्टार्ट करते हैं हम। कुछ स्पेशल एंट्रीज होती है हमारे पास, उसको कैसे एंट्री बनानी, कैसे ट्रीटमेंट करना आपने, उसको आपने अच्छी तरह समझना है। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला। एक दो एंट्रीज आपके बीच में आ जाती हैं क्वेश्चन में। ये सबसे पहले एंट्रीज आपकी है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड, जैसे कोई हमारा अमाउंट बैड डेट्स हो जाता है और मान लो आगे वो मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। पहले तो आपको बैड डेट्स की एंट्री आनी चाहिए। बैड डेट्स की एंट्री क्या होनी है, जैसे मान लो राम से हमने 10,000 लेने थे, वो बैड डेट्स हो गए, तो हमारी एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। ये तो बैड डेट्स की एंट्री है। किसकी एंट्री है, बैड डेट्स की। लेकिन मान लो 1 साल के बाद या कुछ मंथ टाइम के बाद उसको दिल में आ जाए कि चलो मैं देना चाहता हूँ। अब राम तो क्रेडिट हो ही चुका था, तो राम दोबारा क्रेडिट नहीं होगा। तो अगर आपको कह दे कि राम ने आफ्टर मतलब 5 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद आपको पैसे दे दिए, तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। में लास्ट डे डूब गए थे, मिल गए, तो उसकी एंट्री होती है फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये होता है कि अगर जो पैसा आपका बैड डेट्स हो गया था, अगर वो मिल जाए, कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और ये आपकी इनकम हो जाएगी। बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्योंकि जब बैड डेट्स हुए थे तब उसको क्रेडिट कर चुके हैं, जिस पार्टी को, जिससे हमने पैसे लेने थे। अब उस पार्टी ने हमें पैसे दे दिए, तो राम क्रेडिट दोबारा नहीं होगा, क्योंकि राम तो ऑलरेडी पहले क्रेडिट हो चुका था। बैड डेट्स तो राम कर चुके थे आप। अब ये इनकम मानते हुए क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो एक बार याद करेंगे एंट्री कि अगर बैड डेट्स हो जाए, वो मिल जाए, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके लेकिन अब तक हमने पेड नहीं करे, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें आपसे एक एंट्री पूछता हूँ, चलिए इसकी एंट्री बताइए क्या होती है। सैलरी पेड ₹5,000, तो आप कहोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है, यानी सैलरी ड्यू हो चुकी है, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, या ड्यू का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी उस केस में, उस केस में एंट्री होगी, देखो सैलरी लॉस तो हो चुका है, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा, लेकिन हमने पे नहीं करा, ये हमने देना है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो उसका होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लायबिलिटी बन जाता है, ये हमने देना है। एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है कि उसको हमने पे करना देना है। और सैलरी लॉस हो गया, सैलरी को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री ऐसे बन जाएगी। अच्छा मान लो चलो रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसकी एंट्री करो। रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो अब ये याद करना है कि अगर सैलरी ड्यू हो या रेंट आउटस्टैंडिंग, कुछ भी ड्यू हो, कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो, तो एंट्री कैसे रहती है, उस एक्सपेंसेस को डेबिट करिए और क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग। अगर पेड करते तो टू कैश करते, तो कैश की जगह बस टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा, इतना करना। ठीक है, ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री। ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में दे दिए, जो हमें किस में दे दिए, एडवांस में, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए जब हम विद इन द ईयर जब एक्सपेंसेस पे करते हैं, तो हमारी एंट्री होती है कोई भी एक्सपेंसेस पेड करें, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन उसमें से कई बार क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस हमारे जितना हमारा आपका काउंटिंग पीरियड होता है ना, उससे आगे के हो जाते हैं, उससे आगे के चले जाते हैं, तो फिर वो निकालने पड़ते हैं एंड ऑफ द ईयर, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो उसकी एंट्री फिर जब बनाओगे तो एंट्री ऐसे बनती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, को जो भी प्रीपेड होगा उस एक्सपेंसेस का नाम आएगा टू एक्सपेंसेस अकाउंट, टू आएगा एक्सपेंसेस अकाउंट। जैसे मान लो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस था, प्रीपेड क्या था, इंश्योरेंस। अगर आपसे पूछे कि एट द एंड ऑफ द ईयर
उसका प्रीपेड इंश्योरेंस इतना था, तो हमारी एंट्री बन जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, ये हमारी एंट्री बनेगी। जब आप विद इन द ईयर पे करोगे तब तो आप एंट्री कर चुके होगे, फिर एंड ऑफ द ईयर हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कोई एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे तो नहीं कर दिया। तो एडवांस में अगर पे किया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड, तो उसकी एंट्री बनती है। मान लो प्रीपेड कोई इंश्योरेंस था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। चलिए मान लीजिए आपका एंड ऑफ द ईयर कोई प्रीपेड रेंट था, तब एंट्री क्या बनेगी, तब हमारी एंट्री बन जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि प्रीपेड हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस दिया, कोई इंश्योरेंस पेड किया फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए, और वो आपने पे करा 1200। ठीक है, पूरे फुल ईयर का है 1200, और ये पेड करा आपने 1 जुलाई को, जुलाई 1 को, मान लीजिए 2019 को पे करा। जुलाई 1 2019 को आपने कोई इंश्योरेंस पेड करा है 1 ईयर के लिए 1200 रुपीज़ का। तो आपने क्या करना है, जुलाई 1 को जब आप एंट्री करोगे इंश्योरेंस लॉस होता है, तो आपकी एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। अब हमको वो देखना है एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आपकी मार्च 31 आएगी, तो आपने जुलाई 1 को एंट्री कर दी कि जुलाई 1 को हमने इंश्योरेंस दिया। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्च 31 को इसमें कोई एडवांस इंश्योरेंस तो नहीं है। अच्छा, मुझे तो आपने कब दिया था, जुलाई को दिया था 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, तो आपने कब तक पे कर दिया, मुझे ये बता सकते हो। जुलाई 1 से 2019 से 12 मंथ तक कब बनेगा, तो आपका जुलाई 1 2019 से आपने पे कर दिया वो जुलाई 1 2020 तक, यही हुआ ना, जुलाई 1 2000 कहाँ तक दे दिया, 20 तक दे दिया। ये 1 ईयर का हो गया, पूरे 12 मंथ का हो गया। 1 ईयर के लिए दिया था आपने, कितना दिया था, 1200 आपने पे किया। अच्छा, अब जो हमारा काउंटिंग ईयर होता है वो मार्च 31 को बंद होता है। कब बंद होता है, मार्च 31, तो मार्च 31 के बीच में आ गई, मार्च 31 क्या आ गई, 2020। तो अब जो मार्च 31 तक इंश्योरेंस माना जाएगा वो तो ठीक है, वो तो उसी साल का एक्सपेंडिचर है जिस साल वो था अकाउंटिंग ईयर में। लेकिन मार्च के बाद जो अगला टाइम रहेगा, अब मार्च के बाद आगे कितना चला गया, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1 तो काउंट मत करना, जुलाई 1 तो पहला दिन हो गया ना। तो 3 मंथ का ये जो इंश्योरेंस होता है इसको बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं, 9 मंथ का तो ठीक है क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के अंदर आ गया, लेकिन 3 मंथ का इसमें एडवांस है। 3 मंथ का कैसे निकालेंगे हम, 1200 जैसे ये दे रखा है ना, तो 1200 का हम करेंगे 3/12, तो ये 300 हमारा जो इंश्योरेंस बनेगा ये प्रीपेड है। ये क्या है, प्रीपेड, फिर इसकी एंट्री बना देंगे एंड ऑफ द ईयर, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। यहाँ अमाउंट आएगा 300, यहाँ भी कितना आएगा 300 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई आपने इंश्योरेंस आपने अप्रैल 1 को ही दिया, अप्रैल 1 को दिया 1 ईयर के लिए, तो क्या इसमें भी प्रीपेड होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 ईयर के लिए दिया तो अप्रैल 1 से लेकर कब तक दे दिया, अप्रैल 1 से लेकर आपने दिया मार्च 31 तक या अप्रैल 1 तक दे दिया आगे, तो इसमें कोई प्रीपेड नहीं बनेगा क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर भी कब बंदा है, मार्च 31 को, और आपने पे भी कब तक करा है, मार्च 31 तक पे करा है। लेकिन कोई हर कोई इंश्योरेंस तो नहीं कभी कभी करा सकते, मान लो कोई बाइक खरीदोगे तभी तो कराओगे इंश्योरेंस, या कुछ खरीदोगे तभी तो कराओगे ना, तो इसमें एक फ़र्क हो जाता है, डेट में डिफरेंस आ जाता है। अब मान लो कोई जुलाई 1 को बाइक खरीदी तो अप्रैल 1 से इंश्योरेंस थोड़ी कराएंगे उसका, तो जुलाई को ही होगा ना। और जुलाई से लेके पूरे साल के लिए होता है, पूरे साल मतलब कि जुलाई 2020 तक चला गया, और वो मार्च 31 से आगे हो गया, और मार्च 31 से जो आगे टाइम बनेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं। लेकिन मान लो कोई बाइक हमने 1 अप्रैल को खरीदी, 1 अप्रैल को खरीदी, फिर तो ठीक है, अब मार्च 31 तक ही जाएगा, और मार्च 31 तक कोई प्रीपेड बनेगा नहीं, इसमें कोई प्रीपेड नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रीपेड है, क्योंकि ये आपने जुलाई को करा तो जुलाई से जुलाई, लेकिन अकाउंट कब बंद है, मार्च को, तो मार्च से आगे जो टाइम होगा, मतलब मार्च तक जो टाइम है ठीक है, मार्च तक तो सारा सही माना जाएगा, मार्च के आगे वाला एडवांस का माना जाएगा टाइम, उसको प्रीपेड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो एंट्री एक बार याद करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, कुछ भी प्रीपेड है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, पहले आप पे कर चुके होगे, उसकी एंट्री शायद आपसे ना करवाए, आपको सीधा कहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर इतना प्रीपेड था, तो बस ये एंट्री कर देना, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी आ रही फॉर डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन आपका असेट्स के ऊपर लगता है कि जो फिक्स असेट्स होते हैं उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। और डेप्शन लगाने की एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, जिस भी असेट्स पे लगाया है टू असेट्स अकाउंट, उसका नाम डाल देना। जैसे हमने मान लो कोई फर्नीचर था 1 लाख का, 1 लाख का क्या दे रखा था, फर्नीचर, और कहते हैं इस पर ना 10% डेप्रीशिएशन लगाओ, 10% क्या लगाओ, डेप्रीशिएशन। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख का ना 10% निकालेंगे, ये हमारा बनेगा 10,000। कितना बनेगा, 10,000। 10,000 इसमें से माइनस मत करना, होता है जब हम कोई मान लो ट्रेड डिस्काउंट, तब तो लेस करके लिखते हैं, लेकिन जिसमें जितना बनेगा उतना ही लिखना है, क्योंकि 1 लाख का 10%, 10,000 आपका क्या बनेगा, डेप्रीशिएशन। तो 10,000 से ही एंट्री करेंगे, यहाँ भी 10,000 आएगा, यहाँ भी 10,000 आएगा, एंट्री बोलो क्या बनी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। असेट्स का नाम क्या था, फर्नीचर, तो यहाँ फर्नीचर आ जाएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अगर मशीनरी पे लगाओगे तब एंट्री क्या बनेगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये आपने एंट्री बनानी है इसकी, ठीक है। तो ऑप्शन की एंट्री डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, जिस भी असेट्स पे लगाओगे तो उसके ऊपर आपका उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। बताया मैंने कैसे, लेकिन ये ध्यान कि ट्रेड डिस्काउंट की तरह 10,000 काट के 90,000 मत लिख देना, ठीक है, जितना बनेगा उतना ही आपने शो करना है, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि जो ओनर ने कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर वो क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर ट्रांजेक्शन करनी होगी तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एक तो इंटरेस्ट लॉस है नॉमिनल अकाउंट हो गया, डेबिट करते हैं, और कैपिटल दूसरे से ओनर को, ये आपकी इनकम है, गेन है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनेगी। जैसे मान लो ओनर ने 1 लाख कैपिटल लगाई, 1 लाख कैपिटल के ऊपर आपने उसको मान लो 20% इंटरेस्ट देना है, 20% क्या देना है, इंटरेस्ट देना। तो 1 लाख का 20/100 करेंगे तो 20,000 बनेगा, तो 20,000 ही लिखना है, जो आपका बनेगा ना वही अमाउंट डालना है, 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसी एक एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अब बिजनेस के लिए प्रॉफिट है कि बिजनेस ले रहा है, और ओनर के लिए लॉस है क्योंकि वो दे रहा है, ठीक है। तो उसमें एंट्री बनती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एंट्री बनती है। अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना हो, मान लो 1,000 लेना, तो यहाँ भी 1,000 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 1,000 आएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मेरे साथ एंट्री याद करो। सबसे पहले बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री बोलो, खुद बोला करो, बैड कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग को ड्यू भी बोलते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। रेंट आउटस्टैंडिंग हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ऐसे है प्रीपेड एंट्री की, प्रीपेड एंट्री जैसे वाला प्रीपेड इंश्योरेंस हो तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड रेंट हो तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। डेप्रीशिएशन की एंट्री, डेप्शन किस पे लगाते हैं, सेट्स पे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू सेट्स, या फर्नीचर अकाउंट जिस पे भी लगाना है आपने। जैसे 1 लाख का फर्नीचर था, कितना डेप्शन लगाना है, 10%, तो 10,000 आपका डेप्रीशिएशन बनेगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट लगाने की एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये थोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन थी, इसको अच्छी तरह आपने करना है। और एक क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट एंट्री है 15 क्वेश्चन आपका, 20,000 किससे मिले, सुभाष थे, जो कि आपके लास्ट ईयर बैड डेट्स हो गए थे प्रीवियस ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर बैड डेट्स हो गए तो वो हमें मिल गए। कितने मिल गए, 20,000। तुम्हारी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड।
20,000, तो यहाँ भी 20,000 डालेंगे, यहाँ भी 20,000 डालेंगे। यहाँ लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष लास्ट ईयर बैड डेट्स। लास्ट बैड डेट्स हो गया तो वो मिल गया। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, डेट ना दे रखी हो तो नंबर 1 डाल देना, सीरियल नंबर डाल देना, 1 2 3 4 कर देना, ऐसे करके, ठीक है। एंटी समझ में आ गया। देखो 20,000 सुभाष से मिले जो आपके बैड डेट्स हो गए थे प्रीवियस ईयर में। जब पिछले साल एंट्री करी तब एंट्री करी थी बैड डेट्स टू सुभाष, लेकिन इस साल मिल गए तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आगे था सैलरी ड्यू टू क्लर्क। ड्यू का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। ड्यू का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग बताई थी एंट्री ने आपको। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। निशान डाल देंगे सैलरीज ड्यू टू क्लर्क की सैलरी हमने देनी है। कितना अमाउंट है आपका, 50,000। यहाँ भी क्या लेंगे, 50,000 ले लेना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अच्छा, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 10,000 आपका किससे रिलेटेड था, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था। नेक्स्ट ईयर मतलब प्रीपेड, नेक्स्ट ईयर मतलब क्या होगा, प्रीपेड, यानी क्लियर दे रखा है कि इतना जो हमने रेंट पेड करा था ना इस साल, उसमें 10,000 आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था। नेक्स्ट ईयर मतलब क्या रहेगा, प्रीपेड। तो एंट्री क्या बनाएंगे फिर इसकी हम, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनेगी। ये भी आपको बताई थी एंट्री कि प्रीपेड रेंट फॉर प्रीपेड रेंट, ठीक है। ये प्रीपेड रेंट की एंट्री होगी। कितना अमाउंट था आपका, 10,000, पूरा 10,000 है। यहाँ भी कितना आएगा, 10,000। ये हमें गिवन है, निकाल के दे रखा है कि इतने इतना इसमें प्रीपेड है, तो उसी तरह अमाउंट डालेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 10% डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे। कॉस्टिंग क्या थी, 50,000। अब डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट किस पे लगाना है, फर्नीचर पे, टू फर्नीचर अकाउंट। यहाँ लिख देंगे प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। निकालना कैसे है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहेगा। 50,000 के ऊपर कितना निकालना, 10%। ये हमारा बनेगा 5,000। यहाँ भी 5,000 आएगा। यहाँ ये नहीं कि 5,000 इसमें से लेस करके दिखा दो, 45,000 मत कर देना। 10% सीधा 10% बना के वो लिखना है, 5,000 5,000। डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री बोलो, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ऐसे आपने 12% इंटरेस्ट लगाना है किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, 10 लाख। 10 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट, 12%, तो ऐसे लगेगा 10 लाख लेंगे, 10 लाख का 12% लगाएंगे तो 1,20,000 ये हमारा इंटरेस्ट बनेगा। किसके ऊपर बनेगा, कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनती है फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिख देंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। निकालना फिर वैसे ही है, 10 लाख ले लेंगे, 10 लाख के ऊपर कितना निकालेंगे, 12% निकालेंगे, 1,20,000। तो यहाँ भी 1,20,000 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 1,20,000 आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री आ जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 8,000। उसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। यहाँ लिख देंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कितना लगाना आपने, 8,000, तो यहाँ भी 8,000 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 8,000 आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना लगाया आपने, 8,000, तो 8,000 आपकी एंट्री बन जाएगी। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको कराई है।
तो पहली एंट्री जैसे डूबे हुए पैसे मिल जाना है, बैड डेट्स हो गए तो मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट टू, बैड डेट्स रिकवर्ड, सैलरी ड्यू है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट प्रीपेड है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, डेप्रेशन लगाना है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ध्यान रखना, ये आपकी जनरल एंट्री बनेगी स्पेशल एंट्री से, जो मैंने आज आपको कराई है। एक उसके बाद जो मैं कल आपको वो करा रहा था, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बता रहा था, उसमें एक लास्ट थोड़ा सा है, डिसएडवांटेज क्या है इसके डबल एंट्री सिस्टम के। वैसे तो एडवांटेजेस हैं, सारा कुछ हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जो एडवांटेज होते हैं थोड़ा बहुत वो डिसएडवांटेज भी वहाँ पे होते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर बुक्स ज़्यादा रखनी पड़ती हैं इस सिस्टम के अंदर, इसलिए थोड़ा ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये नंबर ऑफ बुक्स आर टू बी केप्ट दिस सिस्टम, एज सच द सिस्टम इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। दूसरा डिफ़िकल्ट है इसको अप्लाई करना रूल को, कई बार जब तक रूल को आप समझोगे नहीं तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते डेबिट और क्रेडिट के। प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए, समझने के लिए इस सिस्टम को। प्रॉपर एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, इसलिए जितना भी आपको करा रहा हूँ अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, जर्नल की भी आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, थोड़ा अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, जो इसके लिए समझने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो आपका चैप्टर चल रहा है ना, जनरल बेसिक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर अच्छी तरह आपको आ गया तो आगे कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको अप्लाई करना रूल को, लेकिन ये उनके लिए डिफ़िकल्ट है जो इसको नहीं समझेंगे। अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और कुछ एरर ऐसी हो जाती हैं बीच में, जिसके बारे में डिटेल्स में आगे जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस का चैप्टर आएगा, जो आपकी डिस्क्लोज नहीं होती इस सिस्टम के अंदर, यानी पता नहीं लगता जिसके बारे में। जैसे एरर कमीशन को एंट्री करना बिल्कुल भूल गए, एरर कमीशन को एंट्री आपने कम या ज़्यादा से कर दी पूरी एंट्री, प्रिंसिपल की एरर हो जाती है, मतलब कि जैसे हमने कोई मानो मशीन खरीदी थी, परचेज अकाउंट में डाल दिया उसको, क्योंकि मशीनरी थी, कंपनसेटिंग एरर होती है, कई बार एक एरर दूसरी एरर को ख़त्म कर देती है। तो ये कुछ एरर है जो इससे पता नहीं लगती, ये इस सिस्टम से पता नहीं लगती, लेकिन ये तो बहुत कम आपकी लिमिटेशन है इसकी, ज़्यादा तो बहुत एडवांटेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा है इसके। और यही हमारा पॉपुलर सिस्टम चलता है पूरे अकाउंट्स के अंदर। कौन सा सिस्टम चलता है, डबल एंट्री सिस्टम। थोड़ा बहुत तो आ ही जाती है लिमिटेशन वगैरह, हो तो थोड़ा याद कर लेना उसको, ठीक है, लेकिन एडवांटेज वगैरह बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। बस आज इतना ही करेंगे, और एक वो क्वेश्चन कर लेना, कौन सा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया था, ये आपका था 15 क्वेश्चन था जो आपका हुआ था, ये 15 क्वेश्चन ये कर लेंगे पीछे एक्सरसाइज का, और धीरे धीरे अब चैप्टर को आगे बढ़ाते चलेंगे। अब थोड़ा सा चैप्टर ज़्यादा टिपिकल नहीं रह गया, जितना हो गया था, जितना काफ़ी कुछ हो चुका है आपका, इसका थोड़ा बहुत आपकी बचा हुआ है, ठीक है, वो करते रहेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।